ओके स्टूडेंट्स, आज हम रक्त के थक्का जमने की क्रिया या जिसे हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या स्कंदन कोगुलेशन कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कोगुलेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो अगर हमारे शरीर में किसी जगह पर चोट लग जाती है तो वहाँ जो टिश्यू हैं और जो कैपिलरी या वेसल्स हैं वो कट जाती हैं, टूट जाती हैं, जिससे कि रक्त बाहर निकलने लगता है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ब्लड जो है वो बहना बंद हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ब्लड का सैंपल लें और 3 से 10 मिनट में वो जेली के समान गाढ़े पदार्थ में बदल जाता है, तो ये जो जमा हुआ रक्त है इसको थक्का कहते हैं। तो होता क्या है इसमें कि ब्लड में से आपका जो प्लाज्मा है या जिसे हम सीरम कहते हैं ये थक्के से अलग हो जाता है और जो बचा हुआ भाग है आपका वो थक्का कहलाता है, कोगुलेशन कहलाता है। तो ये जो ब्लड है ये हमारी वाहिनियों में क्यों नहीं जमता है, थक्का क्यों नहीं बनता है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर हिपेरिन पाया जाता है जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बिना किसी चोट के भी रक्त वाहिनी में थक्का बन जाता है, इसको थ्रोम्बस कहते हैं। ये जो 2-3 टर्म मैं आपको बता रहा हूँ इनके ऊपर एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से समझना। थ्रोम्बस क्या है? बिना किसी चोट के सामान्य रक्त वाहिनी में बना हुआ रक्त का थक्का थ्रोम्बस कहलाता है। और इस तरह से थ्रोम्बस बनने की जो क्रिया है उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोसिस किसे कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि रक्त वाहिनियों में रुधिर के थक्का बनने की क्रिया को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है और वो जो थक्का बना है उसको क्या कहेंगे? थ्रोम्बस कहेंगे। तो एम्बोलस भी कहा जाता है इसको। तो ऐसा एम्बोलस अगर किसी वाहिनी में फंसकर रुधिर के संचरण को बंद कर देता है तो ये एम्बोलिज्म कहलाता है और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ब्लड कोगुलेशन को अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 15 से 20 मिनट जो सीवियर ट्रॉमा की कंडीशन में यानी गहरी चोट लगी है तो, और 1-2 मिनट में ये माइनर ट्रॉमा के केस में हमारे अंदर ये बन जाता है। तो होता क्या है कि एक्टिवेटर सब्सटेंस और ब्लड प्रोटीन ये उस जगह पर लग करके और क्लोटिंग के प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये किस तरह से बनता है। तो विद इन 3 मिनट एक क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सामान्यतः ये 3 से 10 मिनट का समय लेता है और औसत अगर हम निकाल लें तो ये 6 मिनट में लगभग थक्का हमारा बन जाना चाहिए, विद इन 3 मिनट क्लोट फॉर्म। और आफ्टर 20 मिनट द क्लोट रिट्रैक्ट्स टू क्लोज द वेसल इवन फर्दर, और 20 मिनट के बाद में वो वेसल्स को पूरी तरह से बंद कर देता है। ओके, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि किस तरह से ये होता है। इसको हम थोड़ी देर में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये एक बताया है कि भी मान लीजिए आपके यहाँ पर ये कट गया तो चोट लग गई है, चोट लग गई तो ये यहाँ थक्का बनने लगेगा, तो प्लेटलेट्स जो है वो यहाँ आकर के इकट्ठी होने लग जाती है, फाइब्रिन आता है और एक क्लोट का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो जाता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो जो है वो बंद हो जाए और उसके बाद क्लोट का रिट्रैक्शन जो है वो हो जाता है, जैसा मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। तो ये जो फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन और डिसोल्यूशन ऑफ द ब्लड क्लॉट, तो ये जो क्लॉट बना है, दिस क्लॉट इज आइदर इन्वेडेड बाय फाइब्रोब्लास्ट विच फॉर्म सीटी थ्रू द क्लॉट और इट कैन डिसॉल्व, कि ये डिसॉल्व भी हो सकता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है उसको अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास में कई कोगुलेशन फैक्टर्स हैं या इनको रक्त स्कंदन कारक कहा जाता है। तो इन सभी रक्त स्कंदन कारकों का रिजल्ट क्या होता है कि ये आपका एक लगभग आपके 13 जो हैं, हम इसके अंदर कारक जो हैं वो पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये रक्त का थक्का बनाने का काम जो है वो करता है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि एक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा। मैकेनिज्म हम भी पढ़ेंगे, मैं आपको इसका एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि ये किस तरह से होता है। तो ये जो प्रोसेसेज हैं, कोगुलेशन फैक्टर हैं, ये काम क्या करेंगे कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाएंगे और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा
ब्लड में जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, उसको थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये जो थ्रोम्बिन है ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली एक दूसरी प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक जाली के समान जो प्लेटलेट्स को अपने अंदर कैच कर लेती है ब्लड सेल को, और प्लाज्मा जो है वो होकर के इससे बाहर निकलता है। तो उस जगह पर इनके फंसने की वजह से उस जाल जैसी संरचना में इन क्या क्या चीजें फंसेगी, प्लेटलेट्स और डिफरेंट ब्लड सेल्स। जिस तरह से कपड़े में अगर अपन छानते हैं तो मिट्टी जो है वो अगर है पानी के अंदर तो वो धीरे धीरे वहां से निकलना कम हो जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उस चोट की जगह पर बन जाता है। किसकी वजह से? फाइब्रिन की वजह से, और ब्लड जो है वो रुक जाता है। ये बहुत क्रूड वे में बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आप समझ जाएं कि हाँ चोट लगी तो एक ऐसा जाली के जैसा कुछ वहाँ पर बन जाता है, और जिसमें उसके जो छेद हैं उस छेदों के अंदर आपकी प्लेटलेट्स और जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह, ये उसके अंदर फंस जाती है और उसके कारण से थक्का बन जाता है। ये देखिए आप इसमें डायग्राम में यहाँ पर बताने की कोशिश की है इसको कि ये बन गया है तो ये यहाँ पर ये फंस जाती है। तो अब ये क्या करेंगी कि आगे आने वाले ब्लड के लोगों को इस जगह से होकर के और रोक देती है। ओके, तो प्रोथ्रोम्बिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि लीवर के अंदर बनाया जाता है। विटामिन के जो है वो इसके लिए जरूरी होती है, और लैक ऑफ विटामिन के और प्रेजेंस ऑफ लीवर डिजीज लीड्स टू ब्लीडिंग टेंडेंसी, कि विटामिन के की कमी से या लीवर में कोई डिजीज हो जाने पर रक्त जो है वो देरी से थक्का बनाता है। ओके, तो जो बेसिक मैकेनिज्म है इसका जो मैं बता रहा था, बाद में इसके कारक भी एक एक करके हम पढ़ेंगे, कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ये सभी कारक मिलकर के और एक एक्टिवेटर बनाते हैं जो कि कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन मोनोमर में बदलता है। ये मोनोमर कैल्शियम की प्रेजेंस में फाइब्रिन बना देते हैं। तो यहाँ पर थ्रोम्बिन क्या करेगा कि ये इसके स्टेबलाइजेशन फैक्टर को इंड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से इन फाइब्रिन के बीच में क्रॉस लिंक बन जाता है। जैसे कई धागे जो हैं वो आपस में डायगोनली जुड़ जाएंगे, ट्रांसवर्स और डायगोनली जुड़ जाएंगे, जिससे कि एक मेश के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ओके, तो पहली चीज क्या हो गई आपके? कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा, कैल्शियम की जो डायग्राम में पूरा बताया मैंने भी आपको वही होगा। यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा, और इस कन्वर्शन में आपकी जो प्लेटलेट्स हैं ये प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। तो थ्रोम्बिन पॉलीमराइज फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन विद इन 10 to 15 सेकेंड। तो जैसे ही आपका थ्रोम्बिन बना, और ये थ्रोम्बिन क्या करेगा 10 से 15 सेकेंड के अंदर आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो कन्वर्शन है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन, कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन इज क्लॉट फॉर्मेशन। ये क्लॉट बन गया अब इसका। अब जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या हेल्प करेगी इसके अंदर, कि वो उसकी मैश का जो स्ट्रक्चर बना है उसके स्टेबलाइजेशन का काम करेगी। नहीं तो वो जो मैश जो फाइबर बने हैं वो फाइबर अगर वापस डिसॉल्व हो जाएं तो हमारे मैश नहीं बन पाएगी, जाली जनुमा संरचना जो है वो नहीं बन पाएगी। ओके, तो ये जो फाइबर है ये ऑल डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांस लंबाई में होंगे, और इस तरह से ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर भी ये पाए जाएंगे, जिससे कि हम इनको आसानी से एक दूसरे से जोड़ सकें। ओके, तो क्लोट जब रिट्रैक्ट होता है तब उससे सीरम जो है वो बाहर की ओर निकलता है। तो कुछ मिनट के बाद में क्लोट बन जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके अंदर, जिससे कि इससे फ्लूइड जो है वो बाहर निकलता है जो कि सीरम कहलाता है। इस सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन और क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, मेश से बाहर निकलने वाला है। ये सीरम जो है वो प्लाज्मा से इसके अंदर अंतर है। ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीरम एंड द प्लाज्मा। तो सीरम के अंदर ये जो सीरम यहाँ बाहर निकल रहा है उस सीरम में क्या नहीं होगा, क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होगा,
और उसके कारण से इसका थक्का नहीं बनता है। ओके, तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोस्टिनिन, एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स कॉजेज क्लोट कॉन्ट्रैक्शन। क्लोट जो है, वो क्लॉट जो थक्का बना है वो संकुचित होता है, और ये जो संकुचन है ये थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन के द्वारा बढ़ाया जाता है, जो मैंने उस फ्लो चार्ट में आपको डिटेल से बताया था। एक बार आप वापस इस फ्लो चार्ट को देख लें। ये हमने कहा कि थ्रोम्बिन जो है वो स्टेबलाइजेशन का काम करता है, और क्रॉस लिंक फाइबर जो है वो इसके द्वारा यहाँ पर बन जाते हैं। ओके, तो कोगुलेशन जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो बन रहा है उसके दो पाथवे हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे कहलाता है, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे कहलाता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे बिगिंस विद द ट्रोमा टू द वेस्कुलर वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यू, यानी बाहर से जो चोट लगी है उसकी वजह से हमारा जो टिश्यू और जो वेसल्स हैं उनको जो चोट लगी है उसके कारण से ये शुरू होता है। और इंट्रिंसिक पाथवे क्या होगा कि जो कि ब्लड के अंदर से होगा। तो इस प्रक्रिया में जो ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कौन कौन से हैं ये, इनको अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसमें आप देखेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है इसको सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने 1845 में खोजा था। एक्चुअली ये क्या है कि ये प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक ग्लाइकोप्रोटीन है और सॉल्युबल होती है और लीवर के द्वारा ये बनाई जाती है। तो थक्का बनने के समय ये फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट होती है। बेसिक मैकेनिज्म जो मैंने बताया था अभी आपको है। तो फाइब्रिनोजन जो है वो जरूरी है। ओके, दूसरा कारक सेकेंड, या जिसको कि हम प्रोथ्रोम्बिन कह रहे हैं, इसको 1863 में श्मिट ने खोजा था, और ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है। देखिए आप एक चार्ट इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ये जो चार्ट यहाँ बना हुआ है ये तो मैंने आपको केवल यहाँ समझाने के हिसाब से बताने के लिए लिया है। इसके साथ में आप दो चीज़ें और लिख सकते हैं कि ये रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की है और किसने इसको खोजा था, या इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। मॉलिक्यूलर वेट अगर आप नहीं भी याद रखें तो भी थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ये इसकी रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो बात हम कर रहे थे प्रोथ्रोम्बिन की। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है और प्लाज्मा में रहता है, यकृत के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसके निर्माण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। अभी जो फ्लो चार्ट बता रहा था मैं, तब मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो ब्लड क्लॉटिंग जब होती है तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन किस में बदलेगा, थ्रोम्बिन में। ओके, तो थर्ड कारक जो है वो आ जाता है आपका यहाँ पर, जिसको हम टिश्यू फैक्टर कह रहे हैं, फैक्टर थर्ड, और इसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, कारक थर्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये लिपोप्रोटीन प्रकृति का होता है जो कि थ्रोम्बोसाइट्स और जो टिश्यूज हैं उनमें जो सेल्स हैं हमारे उनके अंदर ये पाया जाता है, और इसका जो फंक्शन है वो श्मिट के द्वारा खोजा गया था। तो सभी ऊतकों में ये एक निष्क्रिय पदार्थ प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन के रूप में स्रावित किया जाता है, क्योंकि उस समय पर उसकी जरूरत नहीं है। तो एक कारक होता है प्रोकन्वर्टिन, वो इसको एक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन के अंदर बदल देता है। देन फैक्टर 4 इज कैल्शियम आयन। अभी मैंने चार्ट में बताया था आपको कि कैल्शियम की प्रेजेंस जो है वो आवश्यक होती है। तो ये एक कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए जरूरी होते हैं। अब आ जाइए कारक 5 पर, प्रो एक्सिलरीन, या इसको लेबाइल फैक्टर या ACG इसको कहा जाता है ना। कारक 5, फिफ्थ जो कारक है आपका, इसको प्रो एक्सिलरीन कहा जाता है। प्रो एक्सिलरीन, इसे ओवेरिन ने खोजा था, और ये एक ताप अस्थिर पदार्थ है जो कि ताप में परिवर्तन के द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ये भी क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए जरूरी होता है, और जो प्लेटलेट्स हैं उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन को मुक्त कराता है। ओके, अब आ जाइए आप कारक 6 के ऊपर, जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है। इस टेबल में हमने क्यों नहीं दिया है इसको,
ये इसको पहले ही कहा गया था कि ये प्रोएक्सिडीन का एक हाइपोथेटिकल एक्टिवेशन उत्पाद है, इसकी अब कोई मान्यता नहीं है और ये रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि में कोई योगदान नहीं देता है, इसलिए इसको इस टेबल से हमने हटा दिया है। लेकिन क्योंकि बाकी के कारकों के नाम जो हैं वो चले आ रहे हैं उसी नोमेनक्लेचर में, इसलिए उनको हमने यहाँ पर रखा है। तो 6 वाला इसके अंदर नहीं है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है कि कारक 6 क्या है और इसे अब क्यों हटा दिया गया है। ओके, देन आप आ जाइए फैक्टर 7 के ऊपर। फैक्टर 7 जो है वो सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्शन एक्सीलरेटर SPCA कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले समझ लीजिए इसको कि ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है और इसके संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक है, ये भी लीवर में बनता है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकालने के काम में आता है। कहाँ से? चोटग्रस्त ऊतक से। तो इसको स्टेबल फैक्टर होता है ये, और प्रो कन्वर्टीन इसको कहा जाता है। तो ये सीरम प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्शन को बढ़ाता है, इसलिए इसको SPCA कहा जाता है। अब आ जाइए आप फैक्टर नंबर 8, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। फैक्टर 8 और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या इसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहा गया था। AHG और AHF या एक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या सिंपल A, किसी भी नाम से हम इसको दे सकते हैं। रासायनिक प्रकृति ग्लाइकोप्रोटीन, लीवर के द्वारा बनेगा, फाइब्रिनोजन से जुड़ता है और इसके कारण से इसको रुधिर स्कंदन के बाद में इसको हम नहीं देखते हैं, यानी ये उसके बाद खत्म हो जाता है। करता क्या है ये कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण के लिए आवश्यक होता है और अगर इसकी कमी होगी तो चोटग्रस्त भाग से रुधिर हमारा लगातार बहता रहेगा। तो इस तरह से जो चोट वाले स्थान से थक्का नहीं बनना और ब्लड लगातार बहता रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहा जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं कारक 9 पर। इसको PTC भी कहा जाता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। ओके, या एक और नाम दिया जाता है इसको क्रिसमस कारक।